हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी हो या जनरल लाइफ, कई बार हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं जो कि संविधान से संबंधित होते हैं, कानून से संबंधित होते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित होते हैं, संसदीय जो प्रक्रिया है उससे संबंधित होते हैं, या कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन से संबंधित होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हमें कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, और उन सारे मुद्दों को जब हम एक साथ समझना चाहें तो हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता। मेरा प्रयास इस सीरीज के माध्यम से यह रहेगा कि मैं आपको संविधान संशोधन, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजंस और जो भी हमारे आपके इन जनरल मन में क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, राज्य व्यवस्था को लेकर, उन सब पर एक चर्चा कर सकूं, आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो कई बार यह प्रश्न मैंने अपनी क्लासेस में देखा कि बच्चे ये पूछते हैं कि क्या एक हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो मैंने सोचा इसी के साथ सीरीज की शुरुआत की जाए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो मैं ये नई सीरीज, जिस सीरीज का नाम है कानून की बात, इस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और इस सीरीज का पहला टॉपिक है, क्या हाईकोर्ट का फैसला पूरे भारत में लागू होता है, और इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो जुडिशियल स्ट्रक्चर हमें समझना चाहिए, भारत की न्यायिक जो ढांचा है उसे समझना चाहिए। अगर हम भारत के न्यायिक ढांचे को देखें तो शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इन दोनों को मिला करके आप अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशरी कह सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी या अधीनस्थ न्यायपालिका कह सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। हाई कोर्ट्स की पोजीशन हायरार्की में तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, लेकिन कई सारे मामलों में हाई कोर्ट्स के पास भी सुप्रीम कोर्ट के समान या कई बार सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तियां भी हैं, जैसे कि रिट जारी करने की शक्तियों में। तो इस प्रकार ये हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर है। अब इस जुडिशियल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत राज्य स्तरीय न्यायालय हैं। ये राज्य के लिए काम करते हैं। हर हाई कोर्ट की अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है। सवाल यह है कि जब कोई हाई कोर्ट किसी विषय पर निर्णय देता है तो क्या वह निर्णय केवल उसी राज्य के भीतर बाइंडिंग होता है या यह दूसरे राज्यों पर भी असर डाल सकता है। इसकी लीगैलिटी क्या है और इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, इन दोनों को समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, संविधान क्या कहता है इस बारे में उसे समझिए। तो संविधान के भाग 5 में, जो कि यूनियन से संबंधित है 52 से 151 तक, वहां पर आर्टिकल 141 है जो कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय देश की पूरे राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर लागू होगा, बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग होगा। देखिए, संविधान में जो हाई कोर्ट्स है उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान अलग से नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट्स के निर्णय का बाइंडिंग इफेक्ट केवल उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में होगा। और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब राज्य के, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है वो राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। जहां तक राज्य के क्षेत्राधिकार की बात है बस वहीं तक हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा। यह केवल परसुएसिव अथॉरिटी मानी जाएगी। यानी कि अगर एक हाई कोर्ट का डिसीजन है तो दूसरे हाई कोर्ट को वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, परसुएसिव अथॉरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होता। यानी कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन दूसरा हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। यानी आप उसका हवाला दे सकते हैं लेकिन वह दूसरे हाई कोर्ट पर या दूसरे राज्य पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। अब इसमें कुछ चीजें और भी हैं, कुछ लीगल सिद्धांत है, उसको भी समझिएगा। सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का और स्टेयर डिसीसेस का। देखिए, कॉमन लॉ सिस्टम में एक सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस का, यानी कि स्टैंड बाय व्हाट हैज बीन डिसाइडेड। इसका मतलब यह है कि जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने ऑर्डर दिया है, वह प्रेसिडेंट के तौर पर एक
ऐसे रेफरेंस के तौर पर पूरे देश में लागू होगा या पूरी व्यवस्था में लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट तो पूरे देश में बाइंडिंग है, लेकिन हाई कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है उसके अपने राज्य में ही केवल बाइंडिंग है, उस राज्य के बाहर बाइंडिंग नहीं होता, और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहां से एक लीगल डॉक्ट्रिन आपको समझना है कि कॉमन लॉ सिस्टम में किस प्रकार से यह कार्य करता है। अब इस पूरे डिस्कशन का एक छोटा सा निष्कर्ष यह है कि हाईकोर्ट का निर्णय किसी भी स्थिति में पूरे देश में लागू नहीं होगा, केवल यह एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है अन्य न्यायालयों में। दूसरी चीज, यह सिर्फ उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा जहां उस हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर वह बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय पर कुछ नहीं कहा है तो दूसरे हाई कोर्ट्स उसके निर्णय को परसिवेसिव प्रेसिडेंट के तौर पर मान सकते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रोका नहीं है, मना नहीं किया है, तो दूसरे हाई कोर्ट उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट अंततः निर्णय दे देता है तो वही पूरे भारत का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्पष्टीकरण दे दिया है तो अब यह पूरे देश पे एज इट इज लागू हो जाएगा। तो इस भ्रम से कि एक हाईकोर्ट, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, क्या वो बॉम्बे हाईकोर्ट पर लागू होगा या नहीं होगा, तो इस तरह से नहीं है कि अगर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो दूसरे प्रदेश के हाईकोर्ट पर वह लागू ही हो जाएगा। यह केवल और केवल तब लागू होगा जब वहां का हाईकोर्ट भी वैसा कोई निर्णय दे या उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो एक रिजेक्ट कर देता है तो वहां पर लागू होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन को बैक कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तब ये डिसीजन अब पूरे देश में लागू होने लगेगा। तो यह है जहां पर बच्चों को भ्रम की स्थिति होती है और क्लियर नहीं हो पाता है। अब यहां से आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना है। अनाउंसमेंट यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और 2026 में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ एक फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस हो रहा है, जो फास्ट ट्रैक बैच अक्टूबर का हिंदी बैच है। हालांकि हमारे यहाँ जो बैचेस अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में उपलब्ध है, तीनों तरह से, तीनों मीडियम में अवेलेबल है। आप कोई भी मीडियम में हमारे यहाँ बैच ले सकते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है कि ये फास्ट ट्रैक बैच होगा, क्योंकि 2026 में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, और इस फास्ट ट्रैक बैच में आपको पूरे कोर्स की तैयारी एज इट इज़ कराई जाएगी। सब्जेक्ट के सारे पोर्शन को कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज और राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्री से पहले आपका प्री का रिवीजन प्रोग्राम और मेंस से पहले मेंस का रिवीजन प्रोग्राम भी कराया जाएगा। और इसके लिए बहुत ही मिनिमम फीस आपसे चार्ज की जा रही है, और वो फीस है 7,999 रुपए की। मात्र इतनी सी फीस में आप अपना पूरा का पूरा 2026 का टारगेट पूरा कर सकते हैं। एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, मेंटोरशिप के साथ, जो भी इश्यूज हो उनको रिजॉल्व करवाते हुए, और साथ ही साथ आपकी पूरी तैयारी के समय पूरा स्टडी आईक्यू का जो फैकल्टी बेस है वो भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। महत्वपूर्ण यह है कि इस फीस पर आपको एडमिशन तब मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। एक स्पेशल कोड होता है हमारे यहाँ जिसे हम फैकल्टी कोड कहते हैं, और मेरा फैकल्टी कोड है पीके लाइफ। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको हमारे कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह कोर्स 11 अक्टूबर 2025 तक ही अवेलेबल है। 11 अक्टूबर के बाद आपको इसमें एडमिशन लेने का चांस नहीं मिलेगा, तो प्रयास करिए 11 अक्टूबर से पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस शुरू होनी है अक्टूबर में ही, और उसके साथ साथ आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, डेली 3 घंटे की क्लासेस। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।